Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम भारत में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े जो कानूनी और नैतिक पहलू हैं, उनकी जटिल दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक बहुत पेचीदा और जरूरी विषय है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है और जो नए NDCT नियम 2019 है वो भी। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR, उनकी राष्ट्रीय नैतिक गाइडलाइंस हैं 2017 वाली। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम निर्देश भी हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स और न्यूज रिपोर्ट्स को भी हमने देखा है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सब नियमों और सिद्धांतों के जाल को थोड़ा सुलझाएं और खास तौर पर ये समझें कि जो लोग इन ट्रायल्स में हिस्सा लेते हैं, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनका भला, वो कैसे सुनिश्चित किया जाता है भारत में। सही, ये फोकस बहुत जरूरी है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में क्लिनिकल ट्रायल हमेशा से ही एक कहना चाहिए सेंसिटिव मुद्दा रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो नई दवाएं चाहिए, नए इलाज चाहिए, तो उसके लिए ट्रायल जरूरी हैं। और दूसरी तरफ जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उनकी सेफ्टी, वो सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि संतुलन कैसे साधता है। भारत का जो कानूनी ढांचा है वो इसे कैसे मैनेज करता है। देखिए, किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की जो नींव है वो वैश्विक बायो एथिक्स सिद्धांतों पर टिकी होती है। आपने शायद बेलमोंट रिपोर्ट या हेल्सिंकी घोषणा का नाम सुना हो। हाँ, सुना है। एथिक्स में इनका जिक्र आता है। हाँ, तो इसमें बेसिकली 3 मुख्य बातें हैं। पहला, व्यक्ति का सम्मान, मतलब उसकी मर्जी, उसकी आज़ादी फैसला लेने की। दूसरा, भलाई करना और नुकसान ना पहुंचाना। राइट, बेनिफिसेंस और नॉन मेलेफिसेंस। एग्जैक्टली। और तीसरा है न्याय, यानी जो फायदे हैं और जो जोखिम है उनका बंटवारा सही तरीके से हो। और ICMR की जो 2017 की गाइडलाइंस हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स को भारत के संदर्भ में डिटेल में बताती हैं, जैसे पूरी जानकारी देकर सहमति लेना, जोखिम कम से कम रखना, प्राइवेसी बनाए रखना और ये देखना कि प्रतिभागियों का चुनाव भेदभावपूर्ण न हो। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं है, इनको बाकायदा कानून का हिस्सा बनाया गया है। ठीक कहा ना? मतलब ये कानूनी जरूरतें हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है, उसके तहत जो नियम हैं, खासकर शेड्यूल Y, हालांकि अब वो काफी हद तक 2019 के नियमों से बदल गया है। हाँ, वो NDCD रूल्स। हाँ, न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019। ये नियम इन नैतिक गाइडलाइंस और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, जैसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी ICH GCP, हाँ, GCP स्टैंडर्ड्स, उनको कानूनी तौर पर अनिवार्य बनाते हैं। ये GCP गाइडलाइंस समझिए क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए दुनिया भर में स्वीकृत क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं, ताकि नतीजे भरोसेमंद हों और सेफ्टी भी रहे। बिल्कुल। तो इसका सीधा मतलब ये है कि भारत में जो भी रेगुलेटेड ट्रायल होगा उसे इन नैतिक और कानूनी मानकों का पालन करना ही होगा। तो ये तो हुई नियमों की बात, सिद्धांत और कानून। लेकिन असल में जमीन पर इनका पालन हो रहा है या नहीं, ये कौन देखता है? कोई निगरानी का सिस्टम है? हाँ, यहीं पर एथिक्स कमेटियों की भूमिका आती है। ECS कहते हैं इनको, एथिक्स कमिटीज। हाँ, हर क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करने से पहले एक स्वतंत्र एथिक्स कमेटी से मंजूरी लेना, ये अनिवार्य है, कंपलसरी। और ये कमेटियां होती कैसी हैं? मतलब कौन लोग होते हैं इनमें? देखिए, ये सिर्फ नाम की नहीं होती, इन्हें बाकायदा रेगुलेटर यानी DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है, हाँ, भारत की मुख्य दवा रेगुलेटरी संस्था, उसके पास रजिस्टर्ड होना होता है। और इसमें सिर्फ डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं होते, कानूनी विशेषज्ञ होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं और आम लोग भी होते हैं जिन्हें ले पर्सन कहते हैं। अच्छा, ताकि अलग अलग नजरिए से देखा जा सके। बिल्कुल, वैज्ञानिक, नैतिक, सामाजिक, हर पहलू से। और जो NDCT नियम है उनमें इसी सदस्यों के लिए GCP ट्रेनिंग और हितों के टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के भी सख्त नियम हैं।
और यहीं पर वो बात आती है जो हमारे स्रोतों में थी, सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट की प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। ये तो बड़ा कदम लगता है पारदर्शिता के लिए। हाँ बिल्कुल, ये 2013 के संशोधनों के बाद आया था। ये सुनिश्चित करता है कि भाई सहमति दबाव में या बिना पूरी तरह समझे तो नहीं ली गई। लेकिन देखिए, नियम बनाना एक बात है, उनका पालन करवाना दूसरी। कंप्लायंस जिसे कहते हैं वो हमेशा एक चुनौती रहती है। कहाँ पर दिक्कतें आती हैं आमतौर पर? कई बार प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं होता, डेटा कलेक्शन में गड़बड़ी हो सकती है या डेटा अधूरा हो सकता है, और सबसे चिंता की बात, अगर ट्रायल के दौरान किसी को कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जिसे एडवर्स इवेंट कहते हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग टाइम पर या सही तरीके से नहीं होती। एनडीसीटी नियम इस मामले में स्पॉन्सर्स पर काफी जिम्मेदारी डालते हैं। उन्हें एक मजबूत क्वालिटी अश्योरेंस क्यूए सिस्टम बनाना होता है। अच्छा। और डीसीजीआई को ये अधिकार है कि वो कभी भी बिना बताए इंस्पेक्शन कर सके, रिकॉर्ड्स चेक कर सके। और अगर इंस्पेक्शन में गड़बड़ी मिलती है या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तब क्या? तब डीसीजीआई एक्शन ले सकता है, चेतावनी दे सकता है, ट्रायल के नतीजों को अमान्य घोषित कर सकता है। रिजल्ट्स को ही रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, या ट्रायल की मंजूरी रद्द कर सकता है। और अगर मामला गंभीर है तो जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं, उन्हें भविष्य में ट्रायल करने से रोक भी सकता है, डीबार कर सकता है। ओके, तो मतलब सजा का प्रावधान है। बिल्कुल। ये सब मिलकर एक तरह का एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि नियमों को हल्के में ना लिया जाए। ये जानना जरूरी है क्योंकि अतीत में वाकई कुछ गंभीर मुद्दे सामने आए थे। हमने स्रोतों में पढ़ा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में कि हजारों ट्रायल से जुड़ी मौतें हुई जिन पे ठीक से ध्यान ही नहीं दिया गया। हाँ, वो आंकड़े चौंकाने वाले थे। एक सरकारी हलफनामा था 2013 का, उसमें कहा गया कि 7 सालों में 2644 प्रतिभागियों की मौत हुई। 2644? हाँ, और उनमें से 80 मौतें ऐसी थीं जो सीधे सीधे ट्रायल की वजह से हुई थीं। ओहो, ये तो बहुत ही गंभीर बात है, जिन लोगों ने विज्ञान की मदद के लिए हिस्सा लिया। बिल्कुल, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर बहुत सख्त टिप्पणियां की थीं। यहां तक कहा था कि सरकार मौतों पर गहरी नींद में सोई हुई है। और वो जो जनहित याचिका थी, स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ, उसी के दबाव में 2013 में वो मुआवजा, निरीक्षण और एथिक्स कमेटियों के रजिस्ट्रेशन वाले जरूरी नियम लाए गए। तो एक तरह से सिस्टम को जगाया गया। हाँ, कह सकते हैं। कोर्ट के दखल ने ये साफ कर दिया कि प्रतिभागियों की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ये जो 2013 के नियम थे और फिर बाद में 2019 वाले एनडीसीटी रूल्स आए, क्या हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत में क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेशन के लिए? इन्होंने सिस्टम को कैसे मजबूत किया? निश्चित रूप से 2019 के एनडीसीटी नियमों ने तो पुराने शेड्यूल वाई की कई कमियों को दूर किया और पूरे फ्रेमवर्क को एक तरह से मॉडर्न बना दिया। जैसे? क्या बड़े बदलाव थे? सबसे बड़ा बदलाव था प्रक्रिया में तेजी लाना। जैसा मैंने पहले कहा, डीसीजीआई को ट्रायल एप्लीकेशन पर फैसला लेने के लिए 90 वर्किंग डेज की समय सीमा दी गई। राइट, 90 दिन। हाँ, और मानकों को अंतर्राष्ट्रीय ICH GCP के साथ पूरी तरह अलाइन किया गया। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CROs, हाँ, जो कंपनियां ट्रायल कंडक्ट करती हैं। बिल्कुल, अक्सर फार्मा कंपनियां उन्हें आउटसोर्स करती हैं, तो उन CROs का और एथिक्स कमिटियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। इससे क्वालिटी और जवाबदेही बढ़ेगी, है ना? हाँ, और स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारियां भी साफ साफ बता दी गईं, जैसे SOPs बनाना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, ट्रायल की लगातार निगरानी करना। और वो 2013 वाले नियम जो सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आए थे, मुआवजा, निरीक्षण, EC पंजीकरण, वो क्या थे फिर? उन्हें आप उस वक्त की जरूरत को देखते हुए जरूरी अंतरिम उपाय कह सकते हैं। एक तरह से तुरंत राहत देने वाले कदम थे वो। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन के लिए 2013 में एक बिल भी पेश किया था, जिसमें ट्रायल उल्लंघन के लिए खास सजा का प्रावधान था। मतलब गंभीर उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी में लाने का इरादा था। और ये सुधार अब भी चल रहे हैं? हाँ, ये प्रक्रिया रुकी नहीं है। जैसे हमारे स्रोतों से पता चलता है कि 2024 में भी CRO रजिस्ट्रेशन को लेकर एनडीसीटी नियमों में कुछ संशोधन हुए हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम लगातार अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ज्यादातर सुधार रिएक्टिव रहे हैं, मतलब समस्याएं सामने आईं और फिर नियम सख्त हुए। अच्छा, एक और पहलू पर आते हैं। लोगों को ट्रायल में शामिल होने के लिए राजी करना और फिर उन्हें ट्रायल पूरा होने तक बनाए रखना, रिटेंशन, ये भी एक चुनौती होगी।
खासकर जब अतीत में विवाद हुए हों तो डर या अविश्वास तो होगा ही। हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है और भारत का सिस्टम कानूनी और नैतिक दोनों नजरिए से इस चुनौती को समझता है। कैसे, क्या तरीके हैं? देखिए, ICMR गाइडलाइंस साफ कहती हैं कि प्रतिभागियों को उनके आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और अगर ट्रायल की वजह से उनकी दिहाड़ी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई यानी रीएम्बर्समेंट की जानी चाहिए। ये तो जरूरी है, खासकर गरीब लोगों के लिए जिनकी दिन भर की कमाई जा सकती है। बिल्कुल, और साथ ही उनके समय और जो उन्हें परेशानी हुई उसके लिए एक मामूली मुआवजा कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है। लेकिन क्या इसमें यह खतरा नहीं कि लोग सिर्फ पैसे के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाएं? कहीं ये अनुचित प्रलोभन ना बन जाए? बिल्कुल, और यहीं पर एथिक्स कमेटी की भूमिका फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ईसी को इन सभी भुगतानों को मंजूरी देनी होती है और ये सुनिश्चित करना होता है कि ये रकम इतनी ज्यादा ना हो कि उसे अनड्यू इंड्यूसमेंट माना जाए। ओके। और सबसे जरूरी बात, प्रतिभागी से रिसर्च से जुड़े किसी भी टेस्ट या प्रक्रिया के लिए कोई पैसा नहीं लिया जा सकता, कभी नहीं। सारा खर्च स्पॉन्सर या जो भी शोध संस्थान है उससे उठाना होता है। ठीक है, और अगर भगवान न करे ट्रायल के दौरान किसी की सेहत बिगड़ जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तब क्या होता है? इसके लिए भी NDCT नियमों में साफ प्रावधान है। अगर प्रतिभागी को ट्रायल से जुड़ी कोई भी चोट या बीमारी होती है तो स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है कि वो उसका पूरा मुफ्त इलाज करवाए, मेडिकल मैनेजमेंट। मुफ्त इलाज? हाँ, और यदि दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है या कोई स्थायी विकलांगता आ जाती है तो रेगुलेटर ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके हिसाब से मुआवजा देना अनिवार्य है। तो एक तरह की सेफ्टी नेट है। हाँ, ये नियम प्रतिभागियों को सुरक्षा देते हैं और नैतिक स्तर पर देखें तो विश्वास बनाना सबसे जरूरी है। विश्वास कैसे बनता है? पारदर्शिता से, प्रतिभागी की स्वायत्तता का सम्मान करने से और ट्रायल खत्म होने के बाद भी उनकी देखभाल करने का भरोसा दिलाने से। जैसे NDCT नियम और ICMR गाइडलाइंस पोस्ट ट्रायल एक्सेस को भी प्रोत्साहित करते हैं। पोस्ट ट्रायल एक्सेस, ये क्या है? मतलब अगर ट्रायल में इस्तेमाल की गई दवा फायदेमंद साबित होती है और बाजार में उसका कोई और विकल्प नहीं है तो जांचकर्ता DCGI की मंजूरी लेकर प्रतिभागी को वो दवा मुफ्त में देना जारी रख सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, साथ ही स्टडी के नतीजे समुदाय के साथ साझा करना, उन्हें जो भी दूसरे फायदे मिल रहे हैं जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग वगैरह, वो सब भरोसे को मजबूत करते हैं। तो जो कानूनी उपाय हैं जैसे वो ऑडियो वीडियो सहमति या लापरवाही के लिए सख्त सजा, वो भी कहीं ना कहीं इसी विश्वास को बनाने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि सिस्टम प्रतिभागियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ये पूरा ढांचा कई चीजों पर टिका है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, NDCT नियम 2019 और ICMR के राष्ट्रीय नैतिक गाइडलाइंस 2017। और अब NDCT नियमों ने ICMR गाइडलाइंस को कानूनी तौर पर शामिल कर लिया है। हाँ, जो सरकार द्वारा रेगुलेटेड ट्रायल्स हैं उनमें तो ICMR गाइडलाइंस का पालन अब सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी जरूरत भी है। और यहाँ तक कि जो शोध सीधे NDCT के दायरे में नहीं आते, जैसे यूनिवर्सिटी रिसर्च, उनमें भी फंडिंग एजेंसियां या मेडिकल जर्नल्स अक्सर ICMR गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य करते हैं। क्या कुछ अदालती मामलों ने भी इस पूरे लैंडस्केप को बदलने में भूमिका निभाई है? आपने पहले जिक्र किया था कुछ केसों का। हाँ, 2 मामले तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला, जिसका हमने पहले जिक्र किया, स्वास्थ्य अधिकार मंच बनाम भारत संघ। हाँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हजारों ट्रायल मंजूरियों और मौतों की समीक्षा की थी और व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत बताई थी। उसी केस के बाद रंजीत रॉय चौधरी कमेटी बनी थी। अच्छा, कमेटी भी बनी थी? हाँ, और उसी कमेटी की सिफारिशों पर 2013 के वो नियम संशोधन हुए, मुआवजा, निरीक्षण, EC रजिस्ट्रेशन और वो ऑडियो वीडियो सहमति वाली बात। और दूसरा मामला? दूसरा अहम मामला है कल्पना मेहता व अन्य बनाम भारत संघ। इसे HPV वैक्सीन ट्रायल मामले के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये भी काफी चर्चा में रहा था। इसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि नाबालिग लड़कियों पर जो ये वैक्सीन ट्रायल हुआ उसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हुआ है। यानी बराबरी, भेदभाव का निषेध और जीवन का अधिकार। बिल्कुल, उन्होंने नाबालिगों की सहमति लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। हालांकि इन मामलों के अंतिम फैसले आने में समय लग सकता है, लेकिन इनसे ये साफ हो गया
कि शोध नैतिकता का सवाल सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट से भी जुड़ा है और अदालतें इसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं। तो कुल मिलाकर अब स्थिति ये है कि ट्रायल में भाग लेने वालों को सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट नहीं बल्कि मानव शोध प्रतिभागी माना जाता है, जिनके अपने अधिकार हैं। बिल्कुल। और अगर ट्रायल के दौरान कोई लापरवाही होती है या उनके अधिकारों का हनन होता है तो उनके पास कानूनी रास्ते खुले हैं। वो सामान्य कानून के तहत मुआवजे की मांग कर सकते हैं, जैसे टॉर्ट लॉ के तहत। अगर किसी की गलती से नुकसान हुआ हो। हाँ, या फिर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत भी। कानूनी जानकारों का मानना है कि भारत में बिना सहमति के किए गए प्रयोगों को व्यक्ति को हुई चोट मानकर हर्जाना दिलाया जा सकता है। एक स्रोत में कोर्ट में पेश हुए सरकारी आंकड़े थे कि 2012 तक 39,000 से ज़्यादा लोगों ने ट्रायल पूरे किए थे, लेकिन 475 जांची गई दवाओं में से सिर्फ 17 को ही मंजूरी मिली थी। सिर्फ 17? 475 में से? हाँ, ये आंकड़ा भी इस बात पर जोर देता है कि प्रतिभागियों का योगदान कितना अहम है और उनकी सुरक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो मुख्य सार क्या निकलता है? कुछ की टेकअवेज क्या होंगे? देखिए, सार ये है कि भारत का जो क्लिनिकल ट्रायल रेगुलेशन सिस्टम है वो नैतिक सिद्धांतों और सख्त कानूनी नियमों का एक जटिल ढांचा है। और ये लगातार बदला है। लेकिन हर नियम, हर गाइडलाइन के केंद्र में हमेशा 3 बातें रहती हैं: प्रतिभागियों की सुरक्षा, उनकी सूचित सहमति और न्याय का सिद्धांत। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। नियमों का जमीनी स्तर पर पूरी तरह पालन करवाना, निगरानी को और प्रभावी बनाना और जनता का विश्वास पूरी तरह जीतना, ये सब लगातार चलने वाले काम हैं। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कानूनी ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है, विकसित हो रहा है। ICMR और अदालतें भी मानकों को लगातार बेहतर बना रही हैं ताकि जो नियमों के ग्रे एरिया हैं उन्हें भरा जा सके। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें आगे सोचना चाहिए। बताइए। वो ये कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, ये क्लिनिकल ट्रायल्स की दुनिया को कैसे बदलेंगी? सोचिए, AI का इस्तेमाल शायद प्रतिभागियों के चुनाव में हो। हाँ, या पैटर्न खोजने में। हाँ, या विशाल डेटा का विश्लेषण करके नए पैटर्न खोजे जाएं। लेकिन इससे नैतिकता, निगरानी, डेटा प्राइवेसी, इन सब को लेकर नए सवाल भी तो खड़े होंगे। बिल्कुल होंगे। तो क्या हमारा मौजूदा कानूनी और नैतिक ढांचा इन आने वाली तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार है? ये एक सवाल है जिस पर भविष्य में सोचना होगा। बहुत वाजिब सवाल है, इस पे निश्चित रूप से आगे सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।